नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 मई और 9 मई को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कि समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह पूछा गया था आपका कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर आयरलैंड का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये पार्ट 4 में है। संविधान के आर्टिकल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। इसका उद्देश्य जो कि आज के एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आपका आया था कि भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अलावा आयरलैंड ने यह अवधारणा जो है स्पेन के संविधान से लिया है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के जैसे ही जो है आपका जो मौलिक राइट से यानी कि फंडामेंटल राइट से वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका यूएसए से लिया गया है। उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि अब यहाँ पर रूस हो गया है। तो इन सभी को भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 10 दिनों के बाद है, तो इन 10 दिनों में आप क्या कीजिएगा, तो इन 10 दिनों में जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, उसका एनालिसिस पीडीएफ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको ये पीडीएफ बनाया गया है। साथ में उनका आपका मॉक एचटीएमएल मॉक भी जो है उसको बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों का लाभ आप उठा सकते हैं। साथ में 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बाइलिंगुअल पीडीएफ बनाया गया है। 13 मॉक के माध्यम से आपको वो कराया गया है, तो उन 13 मॉक को भी आप दे सकते हैं, बाइलिंगुअल पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक भी मिल जाता है। आपको लग रहा है कि इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप इस बुक के माध्यम से कवर कर सकते हैं। इन सभी का लाभ आप उठा सकते हैं मात्र 49 रुपये में। तो उसमें ज्वाइन होने के लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जब तक आपका एग्जाम चलेगा 30 मई तक चलेगा, 30 मई तक जो है आपको इसमें पीडीएफ और क्यूज जो एचटीएमएल मॉक है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, तो आप लोग जाकर इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि दो सदन यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज अ बाइकैमरल सिस्टम। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी का होगा, बिहार का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में बात करेंगे तो भारत के 6 ही ऐसे राज्य जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि वहाँ पर विधान सभा भी है और आपका विधान परिषद भी है। उसमें से एक आपका उत्तर प्रदेश है, एक आपका बिहार है, एक महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और एक आपका यहाँ पर तेलंगाना है। तो इन 6 राज्यों को जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भगोरिया नृत्य उत्सव जो है मध्य प्रदेश की किस प्रमुख जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया होगा भील का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भील जो जनजाति है या भिलाला जनजाति या पटियाला जनजाति, ये सभी जनजाति के द्वारा जो ये भगोरिया जो नृत्य उत्सव है ये आपका यहाँ पर किया जाता है। रीजन की बात करेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बरवारी के क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा होली से एक सप्ताह पहले फागुन माह में ये किया जाता है। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो ये एक प्रसिद्ध हाट बाजार और विवाह महोत्सव है, जिसे युवाओं के स्वयंवर के रूप में भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन गुरु घासीदास दामोर पिंगला का दिया गया था।
जो कि बिल्कुल राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य को जो है मिलाकर 56वां जो टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पर बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ का जो है चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है स्वैच्छिक क्रिया यानी कि वॉलेंट्री एक्शन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें करने का संदेश देता है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है प्रमस्तिष्क का दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क की बात करेंगे तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इसके अंतर्गत आने वाला मोटर कार्टेक्स स्वैच्छिक क्रियाओं जैसे चलना, हाथ उठाना, लिखना की योजना बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करने का संदेश देता है। अनुमस्तिष्क की बात करेंगे तो यह उन क्रियाओं को सटीकता और शरीर का संतुलन बनाए रखता है, लेकिन संदेश कॉर्टेक्स से आता है। मेडुला की बात करेंगे तो यह जो है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे सांस लेना, हृदय धड़कना को जो है नियंत्रित करता है। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। अगला है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में किसे घटाया जाता है? तो इसमें जो है आपका डिप्रेसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन होता है। जब हम जीएनपी जो कि टोटल प्रोडक्शन है में से कैपिटल असेट्स जैसे मशीनरी या बिल्डिंग की टूट फूट या घिसावत को निकाल देते हैं तो हमें ये जो नेट वैल्यू यानी कि एनएनपी जो है मिलता है। तो आप इसको भी जो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव शुरुआत करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो राइट आंसर था 1/4 यानी 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जो है यहाँ पर आवश्यक है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 61 है वो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है, यानी कि प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा इसका आधार की बात करेंगे तो केवल संविधान के उल्लंघन करने पर। हस्ताक्षर की बात करेंगे तो प्रस्ताव लाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों को यहाँ पर साइन होना चाहिए। इसके अलावा 14 दिन पहले जो है आपको यहाँ पर लिखित सूचना देना होता है और सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा जो है ये आपका यहाँ पर पारित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा एडिशनल जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होता है? तो 2/3 बहुमत का आवश्यकता होता है। आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है दिसंबर 2025 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का आपसे नाम पूछा गया था, जो कि बाल विवाह मुक्त भारत पहल के तहत जो है आपका यह योजना शुरू की थी, 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान। तो इसका राइट आंसर था श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत को 2030 तक जो है पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके लॉन्च तिथि की बात करेंगे तो 4 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। यह जो है 100 दिनों का अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक जो है संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा इस दौरान जो है स्कूलों, कॉलेज और ग्राम पंचायतों में जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण समारोह, डिजिटल जागरूकता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा इस पहल की निगरानी के लिए जो है बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी जो है क्रियाशील है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर जो है कांसे की मूर्ति प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1956 में। इसके अलावा लुप्त मोम तकनीक या लोस्ट वैक्स कास्टिंग के द्वारा जो है यहाँ पर ये मूर्ति बनाया गया था। वर्तमान में बात करेंगे तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है आपका यह स्थित है। इसके विवरण की बात करेंगे तो यह 10.5 सेंटीमीटर एक नग्न नर्तकी की कांसे की मूर्ति है। तो आप इसको भी है जो है यहाँ पर याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन था सुबह 7 बजे एक घड़ी को जो है सही समय 7 AM से मिलाया जाता है। यह घड़ी हर 5 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है। उसी दिन शाम 7 बजे ये घड़ी क्या दिखाएगा? तो इसका राइट आंसर 6:52 था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुल समय का अंतर निकालेंगे, फिर पीछे होने की दर को देखेंगे, कुल पीछे होने वाला समय को देखेंगे, फिर सेकंड को मिनट में बदलेंगे और अंतिम परिणाम जो है आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए व्यंजक का अनुमानित मान क्या होगा? √47 प्लस √217 डिवाइडेड बाय √18 माइनस √27 का जो आपसे मान पूछा तो राइट आंसर 5.13 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी अधिकारी के द्वारा सरकारी फाइलों, दस्तावेजों या किसी कार्य के सूक्ष्म मूल्यांकन और जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है समीक्षा था। समीक्षा का अर्थ है किसी विषय या कार्य का गहराई से परीक्षण करना ताकि उसकी शुद्धता और नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा टिप्पणी का मतलब होता है किसी फाइल पर अधिकारी के द्वारा
दिए गए संक्षिप्त सुझाव या विचार होते हैं। प्रारूपण की बात करते हैं तो ये किसी पत्र या आदेश का कच्चा मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया है। प्रतिवेदन की बात करते हैं तो यह किसी जांच या घटना के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला औपचारिक विवरण होता है। एक क्वेश्चन था, लारू काज मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो इसका राइट आंसर जो था आपका गोंड जनजाति था, तो इसका राइट आंसर गोंड हो जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से आवारा शब्द का शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो राइट आंसर जो है आवारा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि जो पहचानना था, ठीक है, था कि वाल्मीकि रामायण की टीकाओं में उसने लिखा कि लक्ष्मण को शेष का अवतार मानते हैं। तो इस तरह का कोई आपका स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें से आपको बताना था कौन सा त्रुटि है, तो उसने यानी कि सर्वनाम त्रुटि उसमें था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसल के उत्पादन में सर्वाधिक देखा गया था? राइट आंसर जो है गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर जो है बी था उसका राइट आंसर। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को मिला, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यह क्रांति 1960 के दशक के मध्य 1965 से 68 में जो है यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य HYV यानी कि उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसे अक्सर गेहूं क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती वर्षों में गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा HYV बीज यानी कि बौनिक किस्म, रासायनिक उर्वरक और उन्नत सिंचाई प्रणाली जो है इसका कारक था। अगला है, चोल शिलालेखों के अनुसार जो है विद्यालय स्कूलों के रख रखाव और प्रबंधन के लिए दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो था आपका साला भोग, इसका राइट आंसर था। इसके अलावा ब्रह्मदेव भूमि की बात करेंगे तो ब्राह्मण को दान में दी गई करयुक्त भूमि। इसके अलावा देवदान या तिरुना मट्टुकनी की बात करेंगे तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। इसके अलावा वेलन वगाई की बात करेंगे तो गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि। इसके अलावा पलिछंदम की बात करेंगे तो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। अगला है, व्यक्ति प्रोज आय PDI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही था? तो इसका राइट आंसर था व्यक्ति माइनस प्रत्यक्ष कर जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। PDI इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। यह जो है उपभोग और बचत का सूचक है। इसके अलावा यह वह पैसा है जिसे व्यक्ति खर्च कर सकता है या बचा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि भारतीय जनगणना के अनुसार जो है कार्य अवधि के आधार पर श्रमिकों को किन दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन मेन वर्कर्स एंड मार्जिनल वर्कर्स का था, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक का। इसके अलावा मुख्य श्रमिक की बात करेंगे मेन वर्कर का, तो वो व्यक्ति जो वर्ष के अधिकांश भाग अर्थात 6 महीने या 183 दिन या उससे अधिक में आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य करता है, उसे हम लोग मुख्य श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक की बात करेंगे तो वह व्यक्ति जो वर्ष में 6 महीने या 183 दिन से कम समय के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, परिभाषा भी पूछा जाता है। अगला है, आधुनिक गोल्फ के लिखित नियमों की स्थापना और पहले आधिकारिक गोल्फ क्लब की स्थापना का प्रमुख वर्ष कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर जो है 1744 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। 1744 की बात करेंगे तो जेंटलमैन गोल्फर ऑफ लीग के द्वारा जो है पहले 13 नियमों का लेखन जो है यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था, इसका जो मेजबान देश था वो आपका अपना देश भारत था, लेकिन इसकी थीम की बात करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। अध्यक्षता भारत ने किया था 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इसमें जो है अफ्रीकी संघ को जो है G20 का अस्थायी सदस्य जो है यहाँ पर बनाया गया था। अगला है, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो उसकी प्रकृति क्या होगा? तो इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी एसिडिक हो जाएगा। 7 से कम है तो एसिडिक होगा, इक्वल टू 7 है तो उदासीन होगा, 7 से ज्यादा है तो ये आपका यहाँ पर क्षारीय होगा। इनको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आयु सीमा जो है 7 वर्ष या उससे अधिक है। समझ के साथ पढ़ और लिख पाना, केवल पढ़ना साक्षरता नहीं है, लिख पाना भी जरूरी है। जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है 2011 में साक्षर नहीं माना जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, सदाचार शब्द में कौन सा संधि विच्छेद था? तो यहाँ पर व्यंजन संधि था। सद प्लस आचार जो है इसका यहाँ पर होता है। एक क्वेश्चन था कि वह व्यक्ति जिस पर अभियोग मुकदमा चलाया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभियुक्त इसका यहाँ पर राइट आंसर था। जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। पुलिस ने अभियुक्त को अदालत में पेश किया, वाक्य में प्रयोग जो है इसका यहाँ पर था। तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इनमें से और भी प्रश्न पूछे गए होंगे, उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे मिलेंगे तो। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।